कल हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे सिटीजन का चैप्टर। ठीक है भाई, सिटीजनशिप कैसे मिलती है। ठीक है, इंडिया में अगर किसी को सिटीजन बनना उसके लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए और किसी की सिटीजनशिप कैसे चले जाएगी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर हम न्यू सिटीजनशिप एक्ट देखेंगे, फिर एनआरआई के बारे में देखेंगे, ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में देखेंगे, उनको क्या बेनिफिट होते हैं क्या बेनिफिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को हम आज डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप हेडिंग डालो, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को क्या बोलते हैं? नागरिकता। ठीक है, और एक नागरिक की क्या ड्यूटीज होती हैं वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो किस पार्ट में दिया गया हमें कॉन्स्टिट्यूशन के, किस पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में, कौन से पार्ट में मिलता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड। और आर्टिकल नंबर कौन से होते हैं ये भी याद रखना है। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में मिलता है और आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, किसके साथ डील करते हैं? सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। आपको सिंपली यही कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सिंपल रिलेटिव। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल जो 5 है उसमें क्या लिखा गया सिटीजनशिप के बारे में? क्या था? सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिटीजनशिप के बारे में जो बताया गया उसके बारे में। सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, हमने अब लागू कर दिया। ठीक है, उसमें तब क्या सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया उसके बारे में पता चलता। एंड आर्टिकल जो 11 है इसके बारे में पता होना चाहिए। कहता पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। भाई सिटीजनशिप के राइट्स को कौन अगर चेंजेस करनी हो तो कौन करेगा? उसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब जो नया एक्ट आया सिटीजनशिप का वो भी किसने लाया? पार्लियामेंट के पास है ये पावर। ठीक है, हेंस तो इसीलिए क्या आया? हेंस केम सिटीजनशिप। एक सिटीजनशिप एक्ट है हमारा 1955 का, इस पे क्वेश्चन आता है। पता होना चाहिए सिटीजनशिप के बारे में कहाँ पे दिया गया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या क्या है? ठीक है, जैसे इधर अंडरलाइन करो कि इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 to 11 डील करता है। ठीक है, अब लिख लो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिटीजन किसको मानता है? लिख लो, इट आइडेंटिफाइज सिटीजन एज ऑन 26 जनवरी 1950। बोलता जो 26 जनवरी 1950 को लोग थे सिटीजन, जो लोग थे। ठीक है, तो वो क्या होंगे? इंडिया के सिटीजन होंगे। तब जो इंडिया में रहता होगा वो इंडिया का क्या होगा? सिटीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट किसके बारे में डील करता है पॉइंट? बोलता है इट डज नॉट डील विद एक्विजिशन or loss of citizenship subsequent to commencement
तो क्या बोलता है, किसके किसके बारे में डील नहीं करता, किसको सिटीजनशिप मिलेगी या लॉस हो जाएगी उसके बारे में नहीं डील करता। वो सारी चीजें हम कहाँ पे देखेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो बताएगा किसको मिल सकती है, कौन लूज कर सकता है, ठीक है। तो इसका भी पता होना चाहिए। ये 26 जनवरी को डेडलाइन मानता है, ठीक है। और किससे डील नहीं करता, नॉट नॉट डील विद एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। समझ आ गया इतना? इतना पहले हमें पता होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या कहा। कौन से पार्ट में, पार्ट सेकंड, आर्टिकल 5 to 11। और इसके लिए एक्ट कौन सा जो स्पेशली डील करता है सिटीजनशिप के लिए कि किसको मिलेगी और कौन लूज कर देगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। इसके बारे में पता चल गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखो अब भाई सिटीजन होने के फायदे क्या हैं। अगर हम सिटीजन है तो हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है। बाकी बंदे को क्या राइट मिलेंगे, और जो सिटीजन नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, एलियंस, ठीक है। एलियन बोलेंगे हम, ठीक है, हमें जो अदर कंट्री से हैं। तो उनको कौन से राइट मिलते हैं और हमको कौन से राइट मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सिटीजन होने के फायदे क्या हैं। अगर सेम राइट उनको भी मिले हमें भी मिले तो फिर सिटीजन होने का बेनिफिट ही क्या, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन डिनाई Constitution denies following fundamental rights to aliens। aliens कौन है, जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। कौन से राइट हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिलेंगे, जो इंडिया के सिटीजन होंगे और बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे, कौन कौन से। पहले याद रखना आर्टिकल 15 में जो बोला गया, आर्टिकल 15 किससे डील करता है, ठीक है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसमें क्या आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ की क्या हो गई, वटेंस हो गई ना। और एलियंस क्या है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ तो नहीं। तो वो आर्टिकल 15 के अंडर ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आर्टिकल 15 लिख ही लो, राइट अगेंस्ट discrimination on ground of religion, race, caste, sex और birth, ठीक है। और बर्थ में और प्लेस ऑफ बर्थ लिखो, और प्लेस ऑफ बर्थ। अब वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकता, हम जा सकते हैं ना कि हमारे अगर कोई आर्टिकल 15 वायलेट हो तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बंदा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया नहीं है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं। और आर्टिकल 16 का बेनिफिट भी उसको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 किससे है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जॉब से रिलेटेड में उससे डील करता है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब वो बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे सरकारी नौकरी दो कोई फॉरनर, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इसमें भी वो नहीं बोल सकता। देन आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ
स्पीच। ये नहीं कि कोई फॉरेन का बंदा आके इधर हम कुछ भी बोलता रहे, हम उसको नहीं सुनेंगे, ठीक है। और वो ये नहीं कह सकता मुझे भाई वो बुकर दाल पे इधर बैठ जाए बोल दे मैं मेरे को स्पीच का राइट है, जहाँ कुछ भी भाषण देना शुरू कर दे, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ अपनी डिमांड बताना शुरू कर दे, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, असेंबली की इकट्ठे होना, ठीक है। एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, ठीक है, एंड प्रोफेशन। अब वो ये आके नहीं कह सकता भाई मैं JNK में रहना चाहता हूँ, मुझे घर दो ये वो, ठीक है। उसको ये वाले राइट्स क्या किए जा सकते हैं, डिनाई किए जा सकते हैं। लास्ट में आर्टिकल 29 एंड 30, 29 और 30 किससे डील करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। वो इनकी डिमांड भी नहीं कर सकता। समझ आ गया। तो इसमें क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ आ गया, तो उसके बेसिस पे हम उसको डिनाई करेंगे। एक किसको मिलेगा, सिर्फ इंडियन सिटीजन को, ठीक है। आर्टिकल 15 का बेनिफिट इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट के मैटर में ये भी हम किसी एलियन को नहीं देंगे, सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगा। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी उसको नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट याद रखना कि आर्टिकल 19 किससे करता है, ठीक है। उसको इन चीज़ों की फ्रीडम नहीं होगी। फिर वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट की भी उसको फ्रीडम नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ समझ आ गया इतना, ठीक है। अब याद रखना हो तो सिंपल ट्रिक है, आर्टिकल 15 और 16 नहीं मिल रहा उसको, 19 नहीं मिल रहा, 29 और 30, ठीक है। आपको सीधे ऑप्शन दे देगा इनमें से ऑप्शन बना के, ठीक है। आर्टिकल 15 16, फिर गैप, फिर 19, फिर 29 और 30। ये वाले फंडामेंटल राइट किसको नहीं मिलेंगे, एलियन को नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंडियंस को, ठीक है। तो इसमें कुछ देखते हैं हम, जैसे वो बोलता है वो डू एलियंस enjoy right to privacy, क्या उसको राइट टू प्राइवेसी होगा। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। जो राइट टू लिबर्टी वाला उसके अंदर आता है, तो क्या उसको होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्योंकि किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का तो दोनों को मिल रहा है, ठीक है। हमने देखा कौन सा मिलेगा उसको, 15 16 90 29 और 30। तो राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर आ जाता है, 21 के अंडर, इसलिए वो मिलेगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है डू एलियंस एंजॉय राइट टू असेंबल पीसफुली। अगर वो असेंबल होना चाहता पीसफुली, क्या उसको इसके अलो किया जाएगा, हैं, यस कि नो। ये कौन से आर्टिकल का पार्ट है, राइट टू असेंबल पीसफुली। अभी देखो, अभी लिखवाया आपको आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 किसको मिलता है, नो, क्योंकि किसका पार्ट है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 किसको मिलेगा, सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा, एलियंस को हम वो राइट नहीं दे सकते, ठीक है। और कौन से ऐसे राइट होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, और भी कोई ऐसे राइट होते होंगे। कल को कोई एलियन बोले मुझे वोट डालना है, तो क्या उसको वोट डालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ। अब हेडिंग डाल लो, अदर राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवेलेबल ओनली टू
जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। अभी हमने कौन से राइट्स देख लिए जो फंडामेंटल राइट सिटीजन को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? कौन से आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 90, आर्टिकल 29 और 30, ये फंडामेंटल राइट हो गए। और जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें क्या क्या आएगा? अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और भी होते हैं ना, सिर्फ फंडामेंटल राइट ही थोड़े होते हैं। अब अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखेंगे। इसमें जैसे आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 किससे डील करता है? 324 क्या आ जाता है? इलेक्शन कमीशन वाला। तो ये किससे होगा? वोटिंग शूटिंग से रिलेटेड, ठीक है। राइट टू वोट इन इलेक्शन। तो क्या बाहर का बंदा बोल सकता है कि मैं एलियन की मुझे वोट दिया जाए, वोट का राइट इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर? क्या उसको राइट देना चाहिए जो सिटीजन नहीं हो? कॉमन सेंस, सिर्फ हमें आर्टिकल पता होना चाहिए। देन आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 कैसे डील करता है? राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भाई अगर वो वोट ही नहीं डाल सकता तो क्या वो एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है? नहीं बन सकता। एंड स्टेट लेजिस्लेचर, समझ आ गया? फिर हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। क्या एलिजिबिलिटी होती है कि अगर किसी को अपॉइंट करना हो पब्लिक ऑफिसेस में, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक ऑफिसेस क्या होते हैं? जो भी गवर्नमेंट के होते हैं ना ऑफिस, उनको पब्लिक ऑफिस बोलते हैं। तो क्या जैसे प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर हो सकता है? प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 58। पब्लिक ऑफिसेस अंडर इसके आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट करेगा होल्ड। देन वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे उसकी अपॉइंटमेंट तो आर्टिकल 54 में होती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 के अंडर पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है। गवर्नर, गवर्नर का कौन सा आर्टिकल होता है? ये आप सर्च करोगे गवर्नर का आर्टिकल कौन सा होता है। सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन सा आर्टिकल होता है? 124। हाई कोर्ट जज आर्टिकल 127। क्या बंदा वो बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है? प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? सिटीजन। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन, गवर्नर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है? 153। कौन सा है? 153, ठीक है। गवर्नर के लिए आर्टिकल होगा 153, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या है। इनडायरेक्टली कई बार क्या पूछ लेता है, सिर्फ आर्टिकल ही पूछ लेगा। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल पता चल गए और इसके पता चल गई, ना वो डाल सकता, ना वो एमपी बन सकता, ना ही वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है जो सिटीजन ना हो। सिंपल सी चीज है, वैसे भी कॉमन सेंस से हम कर सकते थे, ठीक है। हमें सिर्फ आर्टिकल पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल पूछेगा, कौन से आर्टिकल के अंडर कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो हमें उसका पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट याद रखने हैं 15, 16, 19, 29 और 30। सिर्फ किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। और कौन सा? आर्टिकल 326, जिसमें क्या होता है?
राइट टू वोट होता है इलेक्शन में, ठीक है, वो भी किसको मिलेगा, सिर्फ सिटीजन को ही राइट टू वोट मिलेगा, ठीक है। इलेक्शन किसकी, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर की। फिर आ जाता है आर्टिकल 84, तो किसका, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप एमपी एमएलए बनने के लिए, ठीक है। तो बाकी प्रेसिडेंट वो नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 58, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66, गवर्नर 153, सुप्रीम कोर्ट का जज 124, हाई कोर्ट का जज 127। ये सिर्फ कौन बनेगा, who's eligible for this, इसके लिए सिर्फ इंडियन सिटीजन ही होगा, ठीक है। तो यही तो बेनिफिट है हमें इंडिया के सिटीजन होने का। अगर ऐसे ही अगर कोई बंदा बन जाए तो फिर इंडिया का बेनिफिट क्या होगा आपको, ठीक है। अब हमें एक आधा क्वेश्चन देखेंगे इस पे, ठीक है। क्वेश्चन साथ में करें या बाद में करें, चलो साथ साथ में देखते हैं, चलो बाद में करेंगे, बाद में एक इसके इसके क्वेश्चन कर लेंगे और साथ में पिछले चैप्टर के भी कर लेंगे एक साथ में, ठीक है। एमसीक्यू देख लेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या है। अब आएगा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। अब उसमें बड़े सारी डिटेल्स हैं एक्विजिशन वाले में ना, कि इस तारीख को पैदा हुआ होना चाहिए, उसमें बाद में पार्लियामेंट में बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, ठीक है। वो आपको ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना, वो एग्जाम में नहीं पूछता, आपको सिर्फ मेथड्स पता होने चाहिए, ठीक है भाई। कौन कौन से तरीके से हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हेडिंग डालो, कोई कोई कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, पहला कौन सा मेथड है, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है ना 1955 का, उसमें 5 तरीके दिए गए जिससे कोई भी सिटीजन बन सकता है। पहला क्या था, बाय बर्थ, ठीक है, वो इंडिया में पैदा हो तो वो इंडिया का सिटीजन है। बाय डिसेंट, ठीक है, उससे बन सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन करके बन सकता है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर हिंदुस्तान कोई टेरिटरी कोई आपने अंडर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हमारे अंडर आ जाए तो पाकिस्तान के सारे लोग क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिक इंडिया के सिटीजन, ठीक है। तो पहले लिखो मेथड बाय बर्थ। बाय बर्थ का क्या मीनिंग है, कोई भी बंदा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होंगे तो वो भी आगे क्या होगा, इंडियन सिटीजन, ठीक है। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन जनवरी 1 26 जनवरी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, लागू हो गया 1950, उससे लेके 1 जुलाई 1987 इसके बीच में उसके, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी नहीं देखी जाएगी, ठीक है। उस बंदे का जन्म कहाँ पे हो गया, इंडिया में उस बंदे का जन्म हुआ, उसके पेरेंट किसी भी कंट्री के होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स किसी भी देश के हों, अगर वो बंदा इस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, 1 जुलाई 1987 से पहले पहले और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उसके बीच में पैदा हो गया तो वो इंडिया का क्या हो गया, परमानेंट सिटीजन हो गया। अगर आफ्टर जुलाई, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आफ्टर जुलाई, अगर कोई इसके बाद पैदा हुआ तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर किसी का जन्म जुलाई 1987 के बाद में हो तो फिर क्या, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स
इज अ सिटीजन। फिर उसका बोलता कोई ना कोई पेरेंट क्या होना चाहिए, आइदर पेरेंट्स मीन जहाँ उसकी मम्मी या पापा, उनमें से कोई एक, मदर या फादर में से क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, फिर वो बनेगा। ठीक है। और फिर बाद में और थोड़ी चेंज हुई, दिसंबर 3 2004 में कहा गया कि ऑनवर्ड ओनली। अब इसके बाद कौन बनेगा, ओनली इफ बोथ आर वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया or the other is not illegal migrant at the time of birth। बोलता जहां तो उसका पेरेंट क्या दोनों इंडियन हो, जहां फिर एक इंडियन हो और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट। ऐसा नहीं हो कि वो इलीगल तरीके से इंडिया में क्रॉस करके आया, इधर उसने शादी कर ली इंडियन बंदे से, उसके बच्चों को क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप। ठीक है। वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लीगल बंदा होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेगा। एक और है, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं ना, जो IFS ऑफिसर होते हैं। ठीक है, पोस्टेड इन इंडिया। और कोई बाहर देश का डिप्लोमेट है, राजदूत इंडिया में है। ठीक है। एंड एनिमी एलियन कैनॉट एक्वायर सिटीजन ऑफ। एनिमी एलियन हमारे कौन से हैं, जो हमारे दुश्मन देश के होंगे उनको हम सिटीजन नहीं देंगे, सिटीजनशिप आए बस। अब डिप्लोमेट के बच्चे इंडिया में पैदा होंगे तो उनको क्या सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं मिलेगी। कोई हमारा दुश्मन देश के होंगे उनको भी हम सिटीजन नहीं देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं डिसेंट। डिसेंट क्या होता है, ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर। आपको पूछेगा नहीं वो डिटेल, फिर भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, आज अगर इंडिया में सिटीजन बनना है किसी को तो क्या उसका कम से कम एक पेरेंट को क्या होना चाहिए, इंडियन, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। दूसरा आ गया डिसेंट से। डिसेंट की कंडीशन क्या है, बोलता पर्सन वन आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बाहर, पर्सन वन आउटसाइड इंडिया, कोई बंदा इंडिया के बाहर हुआ है। ठीक है, तो कब, बिटवीन 26 जैन 1950 से लेके 10 दिसंबर 1950। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 1992 को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, 10 दिसंबर 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई बंदा बाहर हुआ बाहर, ठीक है, एंड फादर वाज, और उसके पिता क्या हो, सिटीजन हो इंडिया के, तो वो भी क्या हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 1950 से लेके 1992 के बीच में पैदा होता है, फॉरेन में पैदा है, लेकिन उसके पेरेंट कौन, फादर कौन है, इंडियन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिसंबर
आफ्टर 10 दिसंबर 1992। अगर इसके बाद में हुआ तो उसकी क्या है, फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन, फिर उसका क्या होना चाहिए, पेरेंट कोई सिटीजन, आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन। 1992 के बाद कोई बाहर बाहर हो जाता फॉरेन में, तो फिर उसका मदर या फादर में से कोई एक बंदा क्या चाहिए, हमें सिटीजन चाहिए, तब वो सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, अब इसका भी 3 दिसंबर 2004 के बाद में रूल्स में चेंजेस की गई। बोलता है इसके ऑनवर्ड क्या होगा, ये सारे चेंजेस कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। बोलता अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट। अगर कोई फॉरेन में होगा तो उधर इंडियन क्या होगा, जैसे हम बेसिस होती है ना, ऐसे इंडियन कॉन्सुलेट होगा। बोलता है 1 साल के अंदर आपको क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाओ कि हमारा बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल नहीं करवाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया कैसे उसको सिटीजनशिप मिलेगी। अब उनके पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। कोई बंदा फॉरेन में रह रहा है तो उसके बच्चे वहां पे होंगे तो उनको इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर करना है 1 साल के अंदर। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उनको तभी मिलेगा। ठीक है, देन आगे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाइटल। वो इसी का मीनिंग समझाने के लिए आपको नेक्स्ट लिखो बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करवा के भी बंदा सिटीजन बन सकता है। थर्ड मेथड है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, अगर कोई बंदा क्या करे, इंडियन गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करे कि वो क्या, पहली चीज क्या नहीं होनी चाहिए, हम जिसको भी सिटीजन देंगे उस बंदे का भाई करेक्टर ठीक होना चाहिए, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, चोरी से घुसा नहीं होना चाहिए बंदा। ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल करेगा तो उस बंदे को क्या दिलाई जाएगी, एक ओथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी भाई कि मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, इंडिया के रूल रेगुलेशन से रहूंगा, अपने नागरिक की ड्यूटीज करूंगा। ठीक है, तो फिर उस बंदे को क्या बनाया जा सकता है, सिटीजन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से अच्छे होगा। फिर क्या आ जाएगा, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, इससे क्या होगा, होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन। इधर भी पर्सन क्या होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इफ ही पोजेस सर्टेन क्वालिफिकेशन। गवर्नमेंट किसी भी बंदे को, ठीक है, सर्टिफिकेट दे सकती है कि आप क्या हो, इंडिया के सिटीजन, अगर वो बंदा सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, देन लास्ट में क्या आ जाती है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज क्या, मैंने बोला कि अगर कल हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लें तो पाकिस्तान के सिटीजन क्या होंगे, हो जाएंगे इंडिया के सिटीजन, इंडिया के रूल के अंडर आ जाएंगे वो। ठीक है, अब देखेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, अब भाई कोई सिटीजनशिप मिल गई, अब सिटीजनशिप लॉस कैसे होगी। ठीक है, इस एक साइड में लिख लो लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये तो एक्विजिशन के हो गए। 5 मेथड कौन कौन से हो गए एक्विजिशन के, पहला बर्थ, दूसरा
डिसेंट, तीसरा रजिस्ट्रेशन, फोर्थ नेचुरलाइजेशन, फोर्थ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब लिखो लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे कैसे हो सकती सिटीजनशिप लॉस। पहला लिखो बाय रिनंसिएशन, कोई बंदा खुद ही क्या कर दे, बाय रिनंसिएशन। पहला मेथड क्या है, बंदा रिनाउंस कर दे, रिनंसिएशन होता खुद ही इंडिया की सिटीजनशिप क्या कर दे, छोड़ दे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे बंदे के जो बच्चे होंगे उनकी भी सिटीजनशिप चले जाएगी, बट जब वो 18 ईयर्स के होंगे तब वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंडिया की सिटीजनशिप रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं या नहीं। सेकंड क्या होगी, बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होगा, उसकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, सिटीजनशिप खत्म हो गया। और कोई इंडिया का बंदा वॉलंटरली क्या कर ले, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप क्या कर ले, एक्वायर कर ले। आपने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी ऑटोमेटिकली इंडिया से क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, ठीक है। थर्ड बाय डेप्रिवेशन, आपको डिप्राइव किया जा रहा है, भैया आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जा रही। पुराने जमाने में होता ना देश निकाला, ऐसा कुछ कर दिया जाए, ठीक है। आपको गवर्नमेंट बोले कि आपने देश वक्त नहीं हो, जहाँ आपने देश के खिलाफ चीजें की हैं, कुछ खिलाफ इंडिया के इंटरेस्ट में की है, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, ठीक है। जब कोई बंदा क्या हो, इसको 5 साल क्या हो जाए, सजा हो जाए, अगर वो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा इंडिया में बाहर नहीं होता, उसने रजिस्टर करवा के या नेचुरलाइजेशन के मेथड से क्या की है, सिटीजनशिप ली है। अब उस बंदे को 5 साल की क्या हो जाए, सजा हो जाए, तो उसको भी क्या करेगा, उसकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। जहाँ उसको और किसी कंट्री में 2 साल की सजा हो जाए, उसकी भी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, ठीक है। अगर कोई बंदा 7 साल इंडिया से कंटिन्यूअसली बाहर रहता है तो उसकी भी सिटीजनशिप डिप्राइव हो जाएगी। अब वो इंडिया में रह ही नहीं रहा, तो इंडिया उसका क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए जो भी लोग बाहर जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वापिस आते रहते हैं, ठीक है। इंडिया में आएंगे 2-3 साल के बाद, अगर 7 साल के लिए आप जाओगे नहीं, ऐसे ही बैंक वाले भी करते हैं ना, बैंक अकाउंट 7 साल के लिए नहीं जाओ तो बैंक अकाउंट ही बंद है, ठीक है। अब सेम सिस्टम इधर, लॉस ऑफ सिटीजनशिप समझ आ गया, डेप्रिवेशन समझ आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डिसलॉयल है कॉन्स्टिट्यूशन से तो उसको रिमूव कर सकते हो 7 साल कोई भी कंटिन्यूसली, ठीक है। जहाँ किसी बार के समय में दुश्मन देश के साथ क्या हो, कम्युनिकेशन में हो, तो उसको भी क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इंडिया में फॉर एग्जाम्पल पैदा हो रहा है तो क्या वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स सिटीजन है प्रेजेंट में, ठीक है। अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में पोस्टेड होगा तो उसका बच्चा सिटीजन होगा, नहीं होगा, अभी आपको बताया, ठीक है। If a child born today will get citizenship by birth if at least one of parents is Indian and other is not illegal migrant, जो आपको ऑलरेडी पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलती थी, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड फॉर 7 ईयर इन इंडिया, कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है, ठीक है, मतलब उसके पूर्वज कहाँ से थे, इंडिया से। वो इंडिया में कितने साल के लिए रहता है, 7 साल के लिए रहता है, ठीक है। उसके स्पाउस और चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन एंड मैनी मोर, ठीक है। कंडीशन और भी बड़ी सारी इसमें होती हैं, ठीक है। अब तो 11 ईयर की कंडीशन भी है, ठीक है। वो नेचुरलाइजेशन से होगी, रजिस्ट्रेशन से कितनी है, 7 साल की। और नेचुरलाइजेशन से क्या होगी, रिसाइडेड इन इंडिया इन लास्ट 12 मंथ एंड बिफोर दैट 11 आउट ऑफ 14 ईयर्स। अगर वो पिछले 11 साल से बंदा कहाँ पे रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, और जब उसने फाइल किया कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए तब भी वो पिछले 1 साल से कहाँ पे था, इंडिया में था। और टोटल अगर पूरे पिछले 14 सालों में रिकॉर्ड देखा जाए तब वो 11 सालों में कहाँ पे था,
इंडिया में था जब उसने अप्लाई किया, उस एक साल में भी इंडिया में था, तो उसको गवर्नमेंट विचार कर सकती है, उसको नेचुरलाइजेशन के तरीके से सिटीजनशिप मिल जाए। और उसको कम से कम 8th शेड्यूल में हमारी जो लैंग्वेज लिखी गई है, कम से कम एक आधी कोई लैंग्वेज भी आनी चाहिए। 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है ना जो भी 22 लैंग्वेज, उसमें से उसको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। समझ आ गया? नेचुरलाइजेशन से कैसे मिलेगी? भाई 11 साल बंदा इंडिया में रहता हो, ठीक है, उसको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और जब उसने अप्लाई किया हो कम से कम एक साल के लिए वो इंडिया में हो। तो रजिस्ट्रेशन से वो 7 साल से इंडिया में रहता हो बंदा, ठीक है। अब इस पे हम देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई ओवरसीज सिटीजन क्या हैं? एक एनआरआई होते हैं, एक ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं, एक पीआईओ कार्ड होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इनको मर्ज भी कर दिया, पीआईओ को ओआईओसी से, ठीक है। एनआरआई कौन होता है? पहले हमें पता होना चाहिए। एनआरआई लोग बोलते हैं ना, ये बंदा एनआरआई, एनआरआई कौन है? एनआरआई, एनआरआई की फुल फॉर्म क्या है? क्या एनआरआई? जो भी एनआरआई होगा वो क्या होंगे? दे आर इंडियंस। एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने अभी वो इंडिया में नहीं रह रहा, बट वो होंगे क्या? दे आर इंडियन। ये बात याद रखना, ठीक है। दे डू नॉट नीड वीजा, उनको दे डू नॉट नीड, उनको इंडिया में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। और जो ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं, ओसीआई वाले होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर नॉट इंडियन, वो इंडियन नहीं है, सो दे नीड वीजा। अब गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया? लाइफ लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट हैज गिवन देम लाइफ लॉन्ग वीजा। अब ओवरसीज सिटीजन्स की कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनकी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। बोलता है सिंस 2005 में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्या किया था? अमेंड किया था बाय अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट। कौन सा एक्ट है? 1955 को अमेंड करके ओवरसीज सिटीजन के लिए क्या कहा कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या बनाई उनकी एलिजिबिलिटी? कौन होगा ओवरसीज सिटीजन? वाज इंडियन सिटीजन, जो बंदा इंडियन सिटीजन होगा कब? ऑन 26 जैन, जो बंदा 1950 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब वो इंडिया का सिटीजन होगा। अगर होता होगा तो वो क्या हो जाएगा? अभी एलिजिबल होगा। और हिज हर ग्रेट स्लैश ग्रैंड चिल्ड्रन एंड देयर, ठीक है, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके स्पाउस, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और क्या एक क्या कंडीशन रख दी? शुड नॉट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, शुड नॉट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ, और वो पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीजन क्या नहीं होना चाहिए, उनको नहीं मिलेगा। मैंने पहले बोला ना, हमारे
एनिमीज कंट्रीज को नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये उनकी उसने रख दी है एलिजिबिलिटीज। ठीक है। जो एनआरआई होता है वो क्या होता है, इंडियन सिटीजन ही होता है। जो पीआई होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन, ओसीआई, ये इंडिया के क्या नहीं होते, ये इंडिया के सिटीजन नहीं होते, ठीक है। बट ये वो पीपल होते हैं जो इंडिया के साथ क्या रहना चाहते हैं, कनेक्टेड, उनके कहीं ना कहीं रूट्स जुड़े होंगे इंडिया से, उनके दादे परदादे इंडिया में रहते होंगे, ठीक है। तो मतलब पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन क्या होता है, किसी का मान लो कि दादा परदादा कहाँ पे था, इंडिया में था, अब वो चला गया फॉरेन में, अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थी, ठीक है, तो वो भी क्या इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। और बड़े सारे लोग हैं, ठीक है, जो सुंदर पिचाई क्या नाम है उनका, ठीक है, वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। बड़े सारे लोग आपको मिलेंगे। अभी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, ऋषि सुनक क्या नाम है उनका, ठीक है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 क्या बोलता है, उसने एक न्यू स्कीम लाई है जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को मर्ज कर दिया पीआईओ कार्ड होल्डर से, ठीक है। इन दोनों को मर्ज किया था हमने, ठीक है। अब एनआरआई कौन है बंदा, एनआरआई बोलता है रेजिडेंट, रेजिडेंट कहाँ का है, ठीक है। एनआरआई इज ए रेजिडेंशियल स्टेटस ग्रांट टू एन इंडियन सिटीजन विद एन इंडियन पासपोर्ट, जिसके पास क्या है, इंडियन पासपोर्ट है, हु रिसाइड इन फॉरेन कंट्री फॉर वर्क बिजनेस आर एजुकेशन। वो फॉरेन में गया है किसके लिए, काम करने के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए लोग जाते हैं ना, तो उनको क्या बोलेंगे, एनआरआई। एलिजिबल क्या है, एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर a combined total of at least 183 days in a financial year। और कोई बंदा 183 डेज से ज्यादा कहाँ पे रहे, इंडिया से बाहर रहे, तो वो क्या हो जाएगा, एनआरआई बोलेंगे उसको। वो इंडिया में नहीं रह रहा, अब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो 2 साल के बाद आ रहे हैं, जब वो 183 डेज से ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एनआरआई बोलेंगे। पीआईओ कौन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डिफाइंड एज सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हम किसको नहीं मान रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हमारी एनिमीज कंट्रीज में आते हैं, ठीक है। क्यों, हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट एट एनी टाइम, किसी समय पे उनका क्या था, इंडियन पासपोर्ट था, ठीक है। वाज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट, जहां वो इंडिया के सिटीजन थे, ठीक है, पहले पिछले टाइम पे। इज स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन रेफर्ड इन एयर, ठीक है, जब वो उसके स्पाउस है, ठीक है, जो बंदा इंडिया का सिटीजन था, ठीक है, मान लेते कोई बंदा इंडिया का सिटीजन फॉरेन में चला गया, वहीं पे सेटल हो गया, तो अब उसकी जो स्पाउस होगी वो भी क्या हो जाएगी, ठीक है, इंडिया की सिटीजन नहीं होंगी, उसको क्या बोलेंगे, ओवरसीज सिटीजन, ठीक है। अब उसके बच्चों को भी मिल जाएगी ओवरसीज सिटीजन, ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन 2002 as a benefit to foreign national who could establish at least third generation tie with Indian origin। ठीक है, वो लोग बताते होंगे हम पिछले जमाने में जहाँ हमारा पुराना, हम इंडिया से रहने वाले थे, ठीक है, उनका कनेक्शन बना रहे। बेसिकली ऐसे क्यों किया जाता है, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आती है, वो कल्चर एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं दूसरे देश में, वो लोग वेलकम करते हैं, ठीक है, उससे इंडिया की पावर बढ़ती है, कम्युनिकेशन रिलेशन अच्छे होते हैं, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन क्या होता है, वो तो ओवरसीज पर्सन हु इज टेक्निकली सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, वो क्या है, किसी और कंट्री का सिटीजन है, व्हाट हुज एंसेस्टर आर इंडियन, उसके एंसेस्टर क्या थे, इंडियन, इंडियन थे, ठीक है। दे वर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, वो तब इंडिया के सिटीजन थे। आर लेटर अनलेस आर देयर वर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश आर सच अदर कंट्री, ठीक है, बोलता है इन कंट्रियों के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये भी 2005 में हो गया, ठीक है। अब इनको बेनिफिट क्या मिलते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ ओसीएन, इनके राइट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
इनमें से सिटीजन कौन है? सिर्फ एनआरआई, वो इंडिया का सिटीजन है, बाकी वाले क्या है? नहीं। अब लिख लो राइट्स ऑफ ओसीआई अकाउंट होल्डर, राइट्स ऑफ ओसीआई। ओसीआई के कुछ राइट्स होंगे, ठीक है। ओसीआई होता है क्या? तो क्या वो इंडिया का सिटीजन होगा? अगर वो नॉट सिटीजन है सो क्या वोट डाल सकता है? सो कांट वोट, वोट डालने की परमिशन नहीं होगी। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। दे हैव सेम फंडामेंटल राइट, ठीक है, एज अदर एलियन। उनको वही फंडामेंटल राइट मिलेंगे जो दूसरों को, हमने पीछे पढ़ा था एलियन को कौन से फंडामेंटल राइट मिलते हैं और सिटीजन्स को कौन से मिलेंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बोलता सेम राइट्स एज एनआरआई। किस मामले में इनको सेम राइट होंगे एनआरआई के? जैसे एनआरआई को एजुकेशन में मिलते हैं ना, तो ये भी इंडिया में आके क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। परसुइंग प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। एडॉप्शन, एडॉप्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस चाइल्ड को। फीस एट एएसआई मॉन्यूमेंट्स, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उधर जाने पे जितनी फीस एनआरआई को देनी पड़ती है उतनी इनको, अगर ये किसी घूमने के लिए जाएंगे सेम फीस लगेगी, ये नहीं कि फॉरेन से आए इनसे ज्यादा पैसा लिया जाए, चार्ज किया जाए, ठीक है। अब बोलता है इनमें और एनआरआई में कुछ डिफरेंस भी होगा, ठीक है। दे आर नॉट एट पार टू एनआरआई। एनआरआई और इनमें सिमिलैरिटीज देख ली हमने, क्या क्या राइट्स की हैं, और डिफरेंसेस देखो। इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, अरे बंदा एग्रीकल्चर या प्लांटेशन प्रॉपर्टी लेना चाहे तो इसको नहीं मिलेगी, एनआरआई को मिल सकती है। एनआरआई इधर आके क्या जमीन खरीद सकता है। मैक्सिमम लोग जाते हैं ना बाहर से पैसा लेके आके फिर इधर जमीन खरीदते हैं, ठीक है। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, सम रेस्ट्रिक्शंस लाइक नो मिशनरी, तबलीग, जर्नलिज्म या माउंटेनरिंग, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता, ठीक है। मिशनरी हो गया भाई, इधर आके वो क्या करे, दूसरे धर्म का प्रचार करना शुरू कर दे, तो वो इधर आके नहीं कर सकता, हो गया। अब लास्ट टॉपिक होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, अभी जो पीछे न्यूज में रहा था, ठीक है, कि किसको सिटीजनशिप दी जा रही है, ठीक है। न्यूज में था किन 3 कंट्रीज से लोगों को सिटीजनशिप दी गई है? कौन सी 3 कंट्री हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बोलता वहां पे क्या हुआ, रिलीजियस परसिक्यूशन हुई, वहां पे रिलीजन के बेसिस पे वो तीनों कंट्रीज के हैं, इस्लामिक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो वहां पे हमारे इसमें क्या कहा गया कि उधर सिर्फ हिंदुओं को, मतलब मुस्लिम को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म है, ठीक है, जैन, पारसी, सिख, हिंदू, इन सब लोग अगर इंडिया में वो 5 साल से रहे हैं तो उनको क्या मिल जाएगी? इंडिया की सिटीजनशिप।
इन 3 कंट्रीज के लिए। तो उन्होंने इधर बड़े सारे लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम क्यों नहीं ऐड किया गया। तो मुस्लिम क्यों नहीं ऐड किए इसमें, क्योंकि वो तीनों कंट्री ही क्या है, इस्लामिक है। और बेसिस क्या है, रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजन के बेसिस पे। अब इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक लोगों की परसिक्यूशन थोड़ी होगी, तो उनका तो धर्म ही इस्लाम है, तो वो बाकी वालों को करेंगे, इसलिए हमने बाकी धर्म के लोगों को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। लिख लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, तो ये इसमें क्या कहा गया था, एक्ट प्रोहिबिट इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। इट डिफाइन एन इलीगल माइग्रेंट एज फॉरेनर। इलीगल माइग्रेंट कौन है, एक फॉरेनर है, हु एंटर इंडिया विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट और स्टे बियॉन्ड परमिट लिमिट, जहाँ उसके लिमिट के बाद रह रहे हैं। ठीक है, बोलता है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हु एंटर इंडिया ऑन और बिफोर 31 December 2024 will not be treated as illegal migrant। बोला इन 3 कंट्री से जो लोग आ गए इंडिया में, उनको क्या नहीं माना जाएगा, इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। एंड फॉर दिस ग्रुप ऑफ पर्सन 11 ईयर रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस टू 5। पीछे हमने क्या देखा, नेचुरलाइजेशन में 11 साल आप इंडिया में रहोगे तब आपको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप। इनके लिए क्या है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने लोग आ चुके हैं, आ जाएंगे इंडिया, मतलब इन 3 कंट्री से इंडिया में आ जाएंगे, अगर उनके पास प्रूफ है, रिकॉर्ड है कि हम पिछले 5 साल से कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में। जब वो आने वाले फ्यूचर में बता देंगे हम पिछले 5 साल से कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में, तो उनको क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, दिस प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया। किसमें अप्लाई नहीं होगा, ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलता जो इन एरिया में रह रहे हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो शेड्यूल 6 में आते हैं। ठीक है, फर्दर इट विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया। ठीक है, वही इनका असम, मेघालय, त्रिपुरा में नहीं होगा क्योंकि 6th शेड्यूल में। एंड इट विल नॉट अप्लाई टू इनर लाइन परमिट एरिया। कुछ इनर लाइन परमिट एरियाज होते हैं, ठीक है, अंडर दी बंगाल ईस्टर्न जो भी एक्ट था, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन वाले एरियाज में नहीं होंगे। एक आपको याद रखना है कि इसमें कौन होगा, कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिसको मिल रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इसमें एक्सक्लूड किसको किया गया, इसमें मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम के अलावा मुस्लिम्स को उन्होंने एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, मुस्लिम को एक्सक्लूड करके बचा कौन, हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, बाकी सारे धर्मों के जो लोग थे उनको क्या कर दिया हमने, अलाउ कर दिया। सिर्फ किसको नहीं किया, मुस्लिम्स को नहीं किया गया। ठीक है, और इसमें कौन से आ गए, जैन भी लिख लो। ठीक है, 6 कम्युनिटी, ये वाली 6 कम्युनिटी पेपर में पूछ लेता है, हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जैन। मुस्लिम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो 11 ईयर को रिड्यूस करके कितना कर दिया, तो पहले 11 ईयर्स का होता था, अब उसको कर दिया 5 ईयर्स। किसके, आपने उसकी जो डेडलाइन क्या रखी है, 31 दिसंबर 2024 तक जो लोग इंडिया में एंटर कर चुके हैं, अगर वो, अब ये नहीं कि इसके बाद कोई आएगा तो वो बोलेगा मैं 5 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, इस पीरियड से पहले अगर वो इंडिया में एंटर कर गया है और वो अपना 5 ईयर्स का प्रूफ कर दे, तो वो इंडिया का क्या हो जाएगा, सिटीजन हो जाएगा। बस ध्यान रखना 6th शेड्यूल वाले एरियाज में नहीं होना चाहिए, इनर लाइन परमिट वाले एरिया से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। इधर हमारा सिटीजन वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है, कल हम दूसरा करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर इसके एमसीक्यू देखेंगे।